बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 9, कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम ना ये डायग्राम मैंने ड्रॉ की थी नेफ्रॉन की। फिर नेफ्रॉन क्या काम कर रहा है, आई मीन ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन, इस पर भी बात हुई थी। कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, कैसे ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है, ये भी डिस्कस हुआ। आगे चलते हैं। अब बात जहाँ पे मैंने लीव की थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, यानी कलेक्टिंग डक्ट के अख्ताम पे यूरिन हो जाता है सिंथेसाइज। नाउ दिस यूरिन may be concentrated as well as diluted। ये बात हमने पढ़नी है इस लेक्चर में। यूरिन डाइल्यूटेड कब सिंथेसाइज होगा और कंसनट्रेटेड कब होगा। पार्ट्स वही हैं, बोमेंस कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, एफरेंट आर्टियोल है, इफरेंट आर्टियोल है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ फेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और कलेक्टिंग डक्ट है। लेट्स सपोज हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंसंट्रेटेड यूरिन। जो बात हम यहाँ करेंगे डाइल्यूटेड के लिए सारी बात आप रिवर्स कर देंगे, ज़रा गौर से समझिएगा बातों को। ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। एक पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, दूसरा पॉइंट हम कलेक्टिंग डक्ट पे डिस्कस करेंगे। बात होने लगी है हाउ कंसंट्रेटेड यूरिन एंड व्हेन कंसंट्रेटेड यूरिन इज फॉर्म्ड। कंसंट्रेटेड यूरिन तब बनता है जब बॉडी के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, आपने सुबह सहरी की, गर्मियों के रोज़े हैं, सुबह सहरी की, टाइम अब जैसे जैसे गुजरता जा रहा है आपके जिस्म में वाटर का लेवल कम होता जाता है, क्योंकि आप स्वेटिंग भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उससे स्वेटिंग के ज़रिए पानी जिस्म से बाहर निकल रहा है। सो ग्रेजुअली वाटर लेवल डिक्रीज इन योर बॉडी। प्यास भी लगती है, जो इस चीज़ की निशानदही है कि बॉडी को वाटर रिक्वायर्ड है, मतलब बॉडी के अंदर वाटर कम है। अब जब बॉडी में वाटर का लेवल ऑलरेडी कम है तो इसका दूसरा मतलब ये है कि जो यूरिन बनेगा उसमें वाटर की मिकदार ऑटोमेटिकली कम होगी। दैट विल बी द कंसंट्रेटेड यूरिन। डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले जब आता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा था लीव करते हैं फिल्ट्रेट को, और ये आते हैं किडनी इंटरस्टिशियम में। जो वाटर ये आ रहा है किडनी इंटरस्टिशियम में, ये बॉडी का पार्ट बन रहा है एक दफ़ा फिर, क्योंकि अगर ये पानी बाहर नहीं आएगा इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर ही आगे मूव करता जाएगा। दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ द यूरिन। जब वाटर यूरिन में ज़्यादा आएगा तो ये डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि कंडीशन ये है कि बॉडी में वाटर कम है। इसलिए जब डिसेंडिंग लूप ऑफ फेनले में फिल्ट्रेट में से वाटर लीव करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लीव करेगा। More water will leave the kidney tubule in the descending loop of Henle and enter into the kidney interstitium. Now in the ascending loop of Henle, आपने सेक्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ से हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं इनटू द ट्यूब्यूल और अपटेक होता है सोडियम आयंस का। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल नीचे आते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल का नीचे आना, यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो रिवर्स है। वाटर की डायरेक्शन और ब्लड का फ्लो एक दूसरे के रिवर्स, इसलिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये असेंडिंग है, ये ब्लड है। तो आप गौर कर रहे हैं दोनों मुकामात पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, डिसेंडिंग एज वेल एज असेंडिंग लूप ऑफ फेनले। ये जो एक्सचेंज हो रहा है ब्लड का ट्यूब्यूल्स के साथ, फिल्ट्रेट के साथ, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चूंकि इनका फ्लो था, इसलिए हम इसको नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज, और दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर।
as the movement of the filtrate, direction of the filtrate is opposite to that of the blood, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, that's why this is called as counter current multiplier. दूसरी अहम बात, यहाँ आके एक्ट करता है ADH. याद रखिएगा, जब ऑलरेडी बॉडी में वाटर कम है, ऑलरेडी इस समय पानी कम है, ADH ज़्यादा रिलीज़ होगा. जब ADH ज़्यादा रिलीज़ होगा तो यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, तो वाटर इन ट्यूब्यूल्स में फिल्ट्रेट में कम रहेगा. जब कम वाटर यूरिन में आएगा, दिस इज़ कॉल्ड एज कंसनट्रेटेड यूरिन. समराइज कर रहा हूँ सारी बातों को. When there is decreased water availability in the body, there will be increased movement of the water from the filtrate into the kidney interstitium. ज़्यादा पानी बाहर निकलेगा. As well as there will be increased secretion of the ADH to increase the reabsorption of the water from the collecting duct, ultimately decreasing the concentration of the water in the urine, which is called concentrated urine. इसको वाइस वर्सा कर लें. डाइल्यूटेड यूरिन कैसे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल्स अब कम बाहर आएंगे क्योंकि बॉडी में वाटर ज़्यादा है अब. दूसरा, ADH कम रिलीज़ होगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, वाटर स्टे ज़्यादा करेगा फिल्ट्रेट में, यूरिन में ज़्यादा आएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज डाइल्यूटेड यूरिन. यहाँ जो बात की थी हार्मोन की, कि ये जो सोडियम का अपटेक होता है, इस सोडियम के अपटेक का बायस बनता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन आता है फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, का पार्ट है एड्रिनल कॉर्टेक्स. ये करवाता है सोडियम का अपटेक. मूविंग टुवर्ड्स द किडनी प्रॉब्लम्स. किडनी प्रॉब्लम्स वैसे तो काफ़ी सारे हैं. We start with the kidney stones. जो किडनी स्टोन्स हैं, रिमेंबर दीज आर फॉर्म्ड बाय द मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज और द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. हाइपरकैल्सीमिया, increase blood calcium level, hyperoxaluria, increase oxalate level in the body, hyperphosphatemia, increase phosphate level in the body. Remember, leading causes of the kidney stones in the body. आप कैल्शियम ले रहे हैं, ठीक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर गया, आगे जो उसकी मेटाबॉलिज्म होनी थी एंजाइमेटिक, वो नहीं हो रही, ऑक्सलेट्स की नहीं हो रही, फॉस्फेट की नहीं हो रही. सो इंक्रीज लेवल ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड्स may result increase movement towards the kidney and ultimately formation of the crystals or the stones in the kidney called as kidney stones. Chemical composition देखा गया है 70% जो किडनी स्टोन्स होते हैं, these are of the calcium oxalates. Then calcium phosphate, then यूरिक एसिड, इनके स्टोन्स बनते हैं. 70% जो स्टोन्स बनते हैं ना, यानी सबसे ज़्यादा जो पेशेंट देखे जाते हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सालेट के स्टोन्स बनते हैं. और भी हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी है, फिर कोई ऑलमोस्ट 15% कैल्शियम फॉस्फेट है, और फिर यूरिक एसिड्स यानी सबसे कम है. किडनी स्टोन्स की एक कंप्लीट क्लासिफिकेशन बड़ी डिटेल में है. ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन. इस तरह ऑन द बेस ऑफ देयर लोकेशन भी है. बाज़ स्टोन्स कॉर्टेक्स में बनते हैं, बाज़ मेडुला में बनते हैं, बाज़ यूरेटर में बनते हैं. फिर ऑन द बेस ऑफ द साइज़ स्टोन्स की क्लासिफिकेशन है कि स्टोन्स का साइज़ कितना है, उनका टेक्सचर किस तरह से है, फिर उनकी जो हार्डनेस है वो कितनी है,
कलर किस तरह से है, यानी अगर एक क्लासिफिकेशन की बात की जाए स्टोन्स की तो वेरियस बेसिस पे है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं फिल वक्त दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन। अब किडनी स्टोन्स तो बन गए, इनका क्योर क्या होना चाहिए, व्हाट इज़ द क्योर? तो क्योर के लिए एक वर्ड आपकी बुक ने लिखा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ये होता है, रेडिएशंस फेंकी जाती हैं ऑन द किडनी स्टोन्स, या जहाँ पर भी बनी है वहाँ पे रेडिएशंस फेंकी जाती हैं। ये रेडिएशंस जब फेंकी जाती हैं ये स्टोन्स को ब्रेक कर देती हैं, स्टोन्स ब्रेकेज। 2 से 3 दिनों में पेशेंट के यूरिन के साथ ये ब्रोकन स्टोन्स सैंड्स की फॉर्म में जिस्म से बाहर निकलती जाती हैं, यूँ स्टोन्स को बाहर निकाला जाता है। सो रेडियोथेरेपी लिथोट्रिप्सी इज़ द फर्स्ट लाइन क्योर ऑफ द किडनी स्टोन्स। इसके अलावा कीमोथेरेपी भी अपनाई जा सकती है। अगर रेडियोथेरेपी मतलब रेडिएशन आप नहीं फेंक सकते या जो आप कह सकते हैं कंपैटिबल नहीं है, बाज़ जगह पे बन जाती है, वहाँ रेडिएशंस नहीं यूज़ की जा सकती, या पेशेंट ज़्यादा एलर्जिक है रेडिएशंस के, तो फिर कीमोथेरेपी भी है, यानी केमिकल्स लिए जाते हैं वो तोड़ते हैं उसको। और उस तीसरा एक हाल इसमें सर्जरी भी है, यानी अगर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी पॉसिबल नहीं है या क्योरेबल उसके थ्रू नहीं है या कोई प्रॉब्लम है इन टेक्निक्स को अप्लाई करने में, तो सर्जरी फिर इसमें लास्ट ऑप्शन होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द किडनी स्टोन्स एंड इट्स क्योर। शुक्रिया।